जय हिंद छात्रों, एक बार फिर से आपको YouTube चैनल जीके आर्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम एक बार फिर से एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी को लेकर स्पेशल साइंस के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको कहीं से भी साइंस में कोई डाउट नहीं होने पाए। जैसा कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि साइंस हमसे नहीं बनेगा, ग्रुप डी में बहुत अधिक साइंस आते हैं। साइंस क्या समझते हैं आप? साइंस मतलब जुगाड़, टेक्नोलॉजी। थ्योरी ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाइएगा, कुछ भी नहीं होगा। आज थ्योरी को अगर समझ गए हैं ना तो बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपनाइए और साइंस बनाइए। हम आपको ऐसे ऐसे पॉइंट आज बताएंगे जहां से आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। जो भी प्रश्न मैं आपको आज दूंगा उन सारे प्रश्नों को आप कहीं रहिएगा, किसी एग्ज़ाम में रहिएगा, खुद बनाइएगा, दूसरों को भी बनवाइएगा। क्योंकि आज का जो हम साइंस आपको पढ़ाने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्पेशल को लेकर, वो हंसते खिलाते आपको हमें याद करवा देंगे। तो हम स्टार्ट करें और आपको समझाने का प्रयास करें। चलिए, आपके स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है ना? देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है। दे रहा है कि सितारों की अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है। सितारों की अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? ध्यान से समझिए। सितारा समझते हैं ना जी? सितारा ये फिल्मी दुनिया वाला सितारे नहीं, वो फिल्मी दुनिया वाला सितारा नहीं, वो तो सब अपने ही समय बेचैन है। सितारों मतलब तारे, सितारों मतलब सूर्य। अरे सूर्य भी क्या है? तारा ही ना है जी। तो सूर्य एक तारा है और तारे को ही हम क्या कहते हैं? सितारे भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी रहे, सूर्य रहे, तारा रहे, सितारे रहे, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है ना? देखिए, सितारों की अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण बताइए, तारों की अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण बताइए, सूर्य में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण बताइए। तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, क्योंकि तारे को ही हम सितारे कहते हैं और सितारा ही एक सूर्य है। सूर्य भी एक क्या है? सितारा है। तो आपको घबराना नहीं है। अब देखिए क्या दे रहा है कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, और डी में दे रहे हैं ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक हैं तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। दे रहा है कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक हैं तथा ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। अब आपके दिमाग यहाँ पर हिल गया होगा कि क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए कितना आसानी से आप बनाएंगे, बहुत आसान है, आप घबराइए नहीं। आप देखिए हंसते खेलते बनाइएगा। पहले देखिए क्या दिया है, सितारों की महफिल पहले हम सजा ले, है ना? सितारों दिया हो या तारों दिया हो या फिर सूर्य दिया हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा क्या? अक्षय ऊर्जा का स्रोत बताइए, यानी इतना ज़्यादा एनर्जी इसको कहाँ से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य में या तारों में या सितारों में, कोई भी नाम रहे, सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, याद रहेगा ना जी? क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, तारों में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, सितारों में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अब देखिए आपके दिमाग में फिर क्या दिक्कत आ जाएगा कि ये नाभिकीय संलयन दिखाए हैं ना, एक नाभिकीय विखंडन भी होता है, एक नाभिकीय विखंडन भी होता है। अब आपके मन में जाएगा कि अगर ये ऑप्शन में रहेगा तब क्या करेंगे गुरुजी? तब किसको बनाएंगे? नाभिकीय संलयन भी रहें, नाभिकीय विखंडन भी रहें और दिमाग पर वो बात आए ही नहीं तो हम क्या करेंगे? आसान है, मैंने पहले ही बताया ना, साइंस में जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जुगाड़ है ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए सूर्य कह रहा है ना, तो देखिए तो सूर्य से रिलेटेड कोई भी इसमें वर्ड दिख रहा है? अरे नाभिकीय एक अलग वर्ड है, विखंडन एक अलग वर्ड है। इसमें देखिए तो कहीं भी सूर्य का स दिख रहा है, इसमें स नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं स दिख रहा है। लेकिन देखिए तो नाभिकीय एक अलग वर्ड और संलयन एक अलग वर्ड, देखिए तो स आ गया ना इसमें।
तो जब भी सूर्य पूछेगा क्या लाएंगे, नाभिकीय संलयन। सितारे पूछेगा क्या लाएंगे, नाभिकीय संलयन। तारे पूछेगा क्या लाएंगे, नाभिकीय संलयन। मतलब सूर्य को अगर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, विशाल ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो इसका वजह क्या है, नाभिकीय संलयन, न कि नाभिकीय विखंडन। कैसे पकड़े हैं, तो सूर्य में 100, नाभिकीय संलयन तो संलयन में 100। समझ गए ना। अब देखिए, अब जैसे ही तो हो गया नाभिकीय संलयन। अब सवाल उठता है कि अब इसको हम कैसे जानें। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया तो होती है, ये तो समझ गए, बट इससे ऊर्जा इतना कैसे मिलता है जी, कैसे मिलता है। देखिए, तो देखिए पहले सूर्य का बनावट क्या क्या होता है। सूर्य के बनावट को देखिएगा ना, सूर्य के बनावट तो बड़ी आसानी से आप समझिएगा सारी बातों को। अरे आप बने रहिए ना हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। देखिए एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आप जो है ना हंसते खेलते एनटीपीसी ग्रुप डी पार करिएगा, साइंस का टेंशन मत लीजिए। देखिए सूर्य के बनावट को देखिएगा ना, तो सूर्य में हाइड्रोजन है कितना परसेंट, 71%। याद ना हो ना तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है 71% से। कैसे, धरती पर कितना जल है, 71%। सूर्य में कितना हाइड्रोजन है, 71%। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है जी, हीलियम कितना है, 26.5%। और अन्य गैस कितना है, अन्य गैस हैं 2.5%। ये है सूर्य का बनावट, ये सूर्य का बनावट है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। ये भी पूछता है, ज्योग्राफी में खूब पूछता है कि सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस है। सूर्य सबसे अधिक किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए इसका मतलब समझिए, एक नाभिकीय संलयन था ना जी, एक क्या बताए थे आपको, नाभिकीय विखंडन। एक बताए थे नाभिकीय विखंडन। अब मुझे बताइए कि कौन ऐसा बच्चा है जो मेरे वीडियो को देख रहा है और विखंडन और संलयन का मतलब नहीं समझा पाएगा। अरे विखंडन माने क्या होता है जी, बिखर गया। और संलयन माने क्या हो गया, शामिल हो गया। संलयन माने शामिल हो गया। अब विखंडन माने क्या हो गया, विखंडन माने क्या हो गया, बिखर गया। अच्छा आप मुझे बताइए कि यदि हम आपको संलयन करें, मतलब शामिल करें, मतलब आपको कस के पकड़ लें, तब बुझाइएगा आप क्या करिएगा, आप एकदम आराम से रहिएगा ना, कुछ नहीं हुआ है। आप जोर जोर से चिल्लाइए, का है, क्योंकि आपको ज़बरदस्त तरीके से दबा रहे हैं, स्क्वीज़ कर रहे हैं, आपको प्रेशर में ला रहे हैं। तो दबिएगा ना, उतना ही ज़्यादा भाएँ चिल्लाइएगा। और जितना ज़्यादा चिल्लाइएगा मतलब क्या, उतना ही आप ऊर्जा अधिक निकालिएगा। आई टूट गए, बिखर गए, आपको पकड़े थे छोड़ दिए, आप क्या हो गए, शांत हो गए ना, आवाज़ कुछ नहीं आएगा, एकदम शांत हो गए। तो ये क्या हो गया, विखंडन। विखंडन में क्या होता है, टूटना, छोड़ दिया आपको। और यहाँ पर जहाँ जब पकड़ेंगे ना उतना ही जोर चिल्लाइएगा। तब मुझे बताइए कि ज़्यादा किस में चिल्लाइएगा, नाभिकीय संलयन वाला में, यानी उसमें आवाज़ ज़्यादा निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ऊर्जा अधिक निकलेगा। तो सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, पहले इसको कैसे पकड़े हैं हम, तो 100 से सूर्य, 100 से संलयन। सूर्य में संलयन की क्रिया होती है, और संलयन की क्रिया में ऊर्जा अधिक निकलती है कि विखंडन में अधिक निकलती है। क्या समझ गए आप, कि सूर्य के संलयन में अधिक ऊर्जा निकलती है। अब देखिए होता क्या है, ये ऊर्जा इसलिए अधिक निकलती है क्योंकि छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु को बना देते हैं, चूँकि मिल रहे हैं। अब देखिए क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन का किसका जी, हाइड्रोजन का, ज़्यादा यही ना है जी, हाइड्रोजन का 4 परमाणु, कितना जी, 4 परमाणु मिलकर हीलियम का 1 परमाणु बनाता है। हीलियम का 1 परमाणु बनाता है। अब बताइए, बनाता है, 4 मिला तो 1 बना दिया, 4 मिलकर क्या किया, 1 बना दिया। तो अब बताइए कि ज़्यादा ऊष्मा निकलेगा कि नहीं, ज़्यादा ऊर्जा निकलेगा कि नहीं। अब बिखर गया, टूट गया, कमज़ोर हो गया। तो कमज़ोर हो गया तो ऊर्जा है अब उसमें, कमज़ोर हो गया तो बिखर न गया जी, ऊर्जा है ही नहीं। और सट गया, आके मिल गया, एक में से आकर मैच कर रहा है, तो क्या होगा, उस समय ऊर्जा अधिक निकलेगी। अच्छा चलिए छोड़िए ये सब बात, ऊष्मा निकलती है कि नहीं, सूर्य में गर्मी होता है ना जी, तो गर्मी क्यों होती है, ऊष्मा अधिक निकलता है, क्योंकि नाभिकीय संलयन होता है।
अच्छा, इस बात को नहीं समझते हैं तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक जलता हुआ कोयला का टुकड़ा है, जलता हुआ कोयला का टुकड़ा है, 4 छोटा छोटा टुकड़ा हैं और आपके हाथों पर रख दिए हम, 4 छोटा छोटा टुकड़ा हैं आपके हाथों पर रख दिए, तो मज़ा आएगा ना? मज़ा आएगा? नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा ना। मज़ा नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो जलेगा तो हाँ ज़रूर, लेकिन उतना तेज़ नहीं जलेगा। आप वो चारों को मिला के एक ही जगह रख दें, एक ही जगह रख दें, अब बताइए क्या होगा? कहाँ तो तेज जलेगा ना। क्यों? क्योंकि एकता में बल है। जुट गया तो क्या किया? बहुत तेज उष्मा निकाल रहा है। तो सूर्य में हमेशा कौन सी? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। और नाभिकीय संलयन की क्रिया में होता क्या है कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिल जाते हैं, मिलकर क्या करेंगे? हीलियम का 1 परमाणु बना देते हैं। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सितारों की अक्षय ऊर्जा का स्रोत कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। बिल्कुल, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना पहला ही हो जाएगा। हीलियम का हाइड्रोजन में बदलना ऐसा नहीं होता है, हीलियम तो खुद ही कम है, वो खुद ही कम है तो हाइड्रोजन में कैसे कन्वर्ट करेगा? हाँ, हाइड्रोजन ज़्यादा है तो वो कम होकर किस में आ सकता है? हीलियम में आ सकता है। वो मिल कर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे ये तो हम सवाल बता दिए नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को मतलब समझ गए हैं, उसमें कैसी ऊर्जा मिलती है, क्या क्या चीज़ें उसमें है, ये समझ गए। बट देखिए यहाँ से कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और अब जब क्वेश्चन कुछ और पूछेगा तो वहाँ से फंस जाइएगा। देखिए कैसे, नाभिकीय संलयन अभी हम रहने दे रहे हैं। देखिए ये नाभिकीय संलयन अभी हम रहने दे रहे हैं और यहीं पर इसका मिलता जुलता लिख दे रहे हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, विखंडन मतलब समझ रहे हैं जी? टूटना। और संलयन माना समझ रहे हैं ना? चिपक जाना, मिल जाना। देखिए पूछता है क्वेश्चन क्या कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है कि नाभिकीय विखंडन के? और आपको तो पता है ना कि जब आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए, इतना ना अधिक प्रेशर बढ़ जाएगा आपके ऊपर कि आया हुआ चीज़ भी गायब हो जाएगा। आपको लगेगा ना कि सब जानते थे और कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि साइंस कैसे पढ़िए? जुगाड़ टेक्नोलॉजी। अभी देखिए तो संलयन स और इधर क्या जी? सूर्य। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रहा था ना। अब मुझे बताइए कि अभी पढ़े हैं हम सूर्य में सबसे अधिक क्या होता है? हाइड्रोजन। तो देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया ना, तो सीधे कहेंगे हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम यानी नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम। तो अब क्या क्वेश्चन बनेगा कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन। क्योंकि संलयन का मतलब क्या समझे हैं? शामिल होना। संलयन का इसमें 100 है, 100 से क्या समझे हैं? सूर्य। सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन। और यहाँ हाइड्रोजन पूछ ही रहा है तो मैच कर गया ना। अब जो एक बचा वो क्या हो गया? परमाणु बम। ये हो गया कौन सा? परमाणु बम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। और ये भी जान लीजिए कि ये मिल रहा है। हाइड्रोजन बम में क्या हो रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है। अब परमाणु बम में क्या हो रहा है? बिखर रहा है, बिखर रहा है। तो अभी न बताए हैं कि जब चिपकेगा तो काएँ काएँ चिल्लाइएगा ना, ऊर्जा अधिक निकलेगा। तो अब बताइए कि ज़्यादा ताकतवर कौन सा बम होगा? हाइड्रोजन बम होगा ना, क्योंकि इसमें 4 गो चिनगारी मिलकर 1 गो चिनगारी बन गया है, बड़ा का चिनगारी बन गया है, तो ज़्यादा ना ताकत लग गया जी। देखिए तो ये तो ज़्यादा ताकत, और बता दे रहे हैं आपको, देख लीजिए 1000 गुना अधिक ताकतवर होता है। कौन सा? हाइड्रोजन बम। अभी तक हाइड्रोजन बम गिरा नहीं है भाई जी, समझ रहे हैं? गिर गया ना तो एक के दिन में धरती का काम स्वाहा, सारा नौकरी वोकरी सब स्वाहा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कितना? 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो हाइड्रोजन बम नहीं गिरा है, लेकिन परमाणु बम का तो इस्तेमाल हो गया है ना जी। कब हुआ था याद है ना? द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। गिराया कौन था? अमेरिका। अमेरिका ने किस पर गिराया था? जापान पर गिराया। जापान पर गिराया था, है ना। कौन सा बम?
परमाणु बम। और कितना परमाणु बम गिराया था? 2 गिराया था। 2 गिराया था। कब कब गिराया था ये भी क्वेश्चन पूछता है ना जी कि प्रथम परमाणु बम जापान पर कब गिराया गया। देखिए, एक गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और एक गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। जापान जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध में हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, मान ही नहीं रहा था। वो बोल रहा था ना कि जब तक अमेरिका को बर्बाद नहीं कर देंगे ना तब तक हार नहीं मानेंगे। बौखला गया अमेरिका का राष्ट्रपति, बोला कि रुको उपाय कर दे रहे हैं। तुरंत क्या किया? बम गिरा दिया। और जब बम गिराया तो पहला बम सबसे पहले किसको साफ करेगा जो ज़्यादा हीरो बनता होगा? तो हिरोशिमा, है ना। पहला बम कहाँ गिरा दिया? हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, है ना। और दूसरा बम देखिए कहाँ गिराएगा? 9 से 9 अगस्त, 9 से नागासाकी। अब मुझे बताइए कि भूलिएगा क्या? भूल जाइएगा। परीक्षा में पूछता है कि 9 अगस्त को परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, अब दिमाग में आता है कि हिरोशिमा के नागासाकी। अरे कैसे भूल जाइएगा? 9 से 9 अगस्त, 9 से नागासाकी। और दूसरा फार्मूला इधर क्या बनाएंगे? पहले किसको बर्बाद करेंगे? जो ज़्यादा हीरो बनता होगा। हीरो बनने वाली बात किस में आ जाएगी? हिरोशिमा। और देखिए अब क्वेश्चन एक और तरीके से कैसे पूछता है कि हिरोशिमा किस द्वीप पर है? जापान के किस द्वीप पर है? नागासाकी जापान के किस द्वीप पर है? तो भाई हीरो हैं तो हीरो के पास ही न रहेगा। तो देखिए हीरो हैं तो ये होन्शु द्वीप पर रहेगा, होन्शु द्वीप पर ही रहेगा। अब बाकी ये जो है ना ये क्यूशु द्वीप पर रहेंगे, क्यूशु द्वीप पर रहेगा। हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर और नागासाकी क्यूशु द्वीप पर। अब देखिए आगे और का क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि प्रथम परमाणु बम जो गिराया गया था, ध्यान हो गया ना, कितना अगस्त को? 6 अगस्त को। दूसरा वाला कब गिरा था? 9 अगस्त को। 9 अगस्त को गिरा था कहाँ पर? नागासाकी पर। अब पहले किस पर? हिरोशिमा पर। पहले हीरो को बर्बाद किया गया। तो देखिए पूछता है कि पहला जो परमाणु बम गिराया गया उसका नाम क्या था? दूसरा परमाणु बम जो गिराया गया उसका नाम क्या था? तब पहले परमाणु बम का नाम जानते हैं ना क्या है जी? पहले परमाणु बम का नाम है लिटिल बॉय। कौन सा परमाणु बम? लिटिल बॉय। और जो दूसरा गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। तब आप कहेंगे कि ये सर जी आप तो यहाँ बता दिए लेकिन परीक्षा में जाएंगे तो हम कैसे याद करेंगे कि लिटिल बॉय पहिलका में गिरा था आके लिटिल बॉय दूसरका में गिरा था। ये तो बता दिया आप सर कि 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त, ये भी समझ गए। हीरो हिरोशिमा तो हीरो रहेंगे होन्शु, हीरो के पास, ये भी समझ गए। लेकिन ये कैसे समझे कि अब लिटिल बॉय कहाँ पर, फैट मैन कहाँ पर? तो देखिए बड़ी आसान है, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं ना बार बार कि साइंस माने जुगाड़ टेक्नोलॉजी, और जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाइएगा मतलब बनेगा। देखिए कैसे, अरे लिटिल बॉय हैं, ये क्या है? फैट मैन है। याद नहीं हो रहा है ना? तो डेट याद हो गया है ना कि 6 पहले कि 9 पहले? 6 पहले 9 बाद में। अरे इतना जानते हैं ना कि 6 अगस्त पहले आता है, 9 अगस्त बाद में आता है। तो 6-9 का दिमाग अप्लाई कीजिएगा वहाँ पर कि 6 पहले आता है 9 बाद में आता है। एक देखिए तो एक वर्ड होता है, आप लोग खूब पढ़े होंगे, लीफ। लीफ माने पत्ता, पढ़े हैं ना? लीफ माने पत्ता। तो लीफ माने पत्ता। तो प से यहाँ पर देखिएगा, प से पहले का बाद वाला दूसर का, प से पहले का, जो पहले है वो पहले का और जो बाद में है वो बाद वाला। तो देखिए तो ली से लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। अब फ से फैट मैन, फ से फैट मैन, फ से फैट मैन। अब यहाँ तक तो आप देखिए कई क्वेश्चन बना रहे हैं, आप बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है, कई सारे डाउट खत्म हो रहे हैं आपके। लीफ, लिफ, लिफ याद है? ली लिटिल बॉय पहिलका वाला है। अरे इसमें का पहला तो इसमें का भी पहला। अब फ से फैट मैन, फ बाद वाला है तो फैट मैन दूसरा वाला परमाणु बम का नाम होगा। अब एक और क्वेश्चन का पूछता है कि जो पहला परमाणु बम गिराया गया था उसमें किस धातु का प्रयोग किया गया था? दूसरे वाले परमाणु बम में किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो देखिए अब क्या हो जाएगा। पहले वाला में किया गया था किसका प्रयोग? यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, यूरेनियम। प्रथम परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? यूरेनियम का, यानी किसमें? लिटिल बॉय में। अब फैटमैन वाला में क्या प्रयोग किया गया था? तो इसमें प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। तो लिटिल बॉय में यूरेनियम, अब फैटमैन में प्लूटोनियम। यूरेनियम प्लूटोनियम, यूरेनियम प्लूटोनियम, यूरेनियम प्लूटोनियम याद कर लीजिए और कई क्वेश्चनों का आंसर बना लीजिए। अब डाउट है? अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना? अब तो आप समझ गए
कई सारा क्वेश्चन बना। अब देखिए क्वेश्चनों का झड़ी लगा दे रहे आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सूर्य को उष्मा की प्राप्ति किस विधि से होती है? क्या होगा, स से सूरज या स से संलयन, नाभिकीय संलयन। पूछेगा कि सितारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में कौन सी क्रिया होती है? तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर हीलियम का 1 परमाणु बना देते हैं, क्योंकि मिलते हैं 4 गो मिलके 1 गो बना दिया, है ना जी। और कहेगा कि विखंडन में क्या होता है? तो विखंडन में एक बड़ा सा परमाणु टूटकर छोटे छोटे परमाणु में विखंडित होता है। अब कहेगा कि परमाणु बम किस पर काम करता है और हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है? तो स्पष्ट है कि हाइड्रोजन बम पूछ दिया तो हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन अभी ने पढ़े थे सूर्य कि सूर्य में हाइड्रोजन अधिक होता है, तो संलयन और सूर्य में क्या? संलयन। तो सूर्य संलयन और संलयन में क्या? हाइड्रोजन मिल गया उसे। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर है? किस पर है? नाभिकीय संलयन पर। अब विखंडन में टूट रहा है, अलग हट रहा है तो क्या? पावर खत्म ना, पावर कम हो जाएगा तो परमाणु बम। ज़्यादा खतरनाक कौन है? हाइड्रोजन बम। अभी तक गिरा है एक बार भी नहीं, क्योंकि गिरेगा ना तो न हम पढ़ाने के लिए बचेंगे ना पढ़ने के लिए बचेंगे, ठीक है ना। अब देखिए गिरा क्या है? परमाणु बम। कितनी बार? 2 बार। 2 बार कब कब गिरा गया? 6 और 9 अगस्त 1945 में गिरा था, क्योंकि द्वितीय विश्व का समय चल रहा था। अब जब गिरा तो 6 अगस्त को पूछता है कि प्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो सबसे पहले किसको ख़त्म करेंगे? जो ज़्यादा हीरो बनेगा। हीरो कौन बनता है? हिरोशिमा। अब बाद में किस पर गिराएंगे? 9 से नागासाकी और 9 से 9 अगस्त, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये गिरा। अब पूछेगा कि प्रथम परमाणु बम का नाम क्या था, द्वितीय परमाणु बम का नाम क्या था? तो अभी क्या बताएं है ट्रिक? लीफ। जो पहले वाला होगा पहले वाला, जो बाद वाला होगा बाद वाला। समझे? समझ गए होंगे। चलिए आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसको मिटा देना, उतार लीजिएगा ना तो ज़िंदगी में कभी भी काम करेगा। अब दिमाग पर तो बैठ ही गया है, अब कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा ना तो सीधे करंट ये दौड़ाइएगा, तुरंत आपका भेजा फ्राई हो जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आसानी से बनाएंगे, एकदम हबड़ाइएगा मत, आराम से बनाइएगा ना, बहुत मज़ा आएगा। और समय मत देखिए कि समय कितना चला गया। समय के चक्कर में पड़िएगा ना तो ट्रेन पर कैसे चढ़िएगा, दिक्कत हो जाएगा। फिर टीटी हमेशा पकड़ते रहेगा, फाइन भरते रहिएगा। इस तरह कहिएगा जो रेलवे का स्टाफ है ना, तो स्टाफ बनना है ना तो समय दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक सुरंग में, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए, मेरे तरफ मत देखिए, बोर्ड पर देखिए। कह रहे हैं कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता के 5 बल्ब लगातार 20 घंटे प्रकाशित किए गए, तो बताइए कि बिजली की खपत कितनी होगी? यूनिट में बताना है। अच्छा चलिए भाई, तो देख लीजिए कैसे होता है। 1 जूल बराबर होता है 1 वाट। 1 जूल बराबर 1 वाट। तो इतना समझ गए ना। अब देखिए क्या है, 1 जूल बराबर 1 वाट। तो मुझे बताइए कि 100 जूल बराबर कितना होगा? अब इसमें कहिएगा जब हम फंसेंगे सर 100 वाट होगा, ये तो कोई बता देगा, जो नहीं पढ़ता होगा ना भी बता देगा कि 100 जूल बराबर 100 वाट। तब कोई कहेगा कि 1000 जूल बराबर कितना होगा? तो 1000 जूल बराबर होगा 1000 वाट। याद रखिएगा, बिजली जो हम लोग बिल जमा करते हैं ना, धारा वगैरह, इसको किस में मापते हैं? वाट में। आप घर में जो भी बिजली खर्च करते हैं, पूछता है कि इसको किस में मापा जाता है? वाट में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी बोल रहे हैं ना, फालतू नहीं बोल रहे हैं, सब आया हुआ क्वेश्चन है, सब आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1000 जूल बराबर 1000 वाट। 1000 जब वाट हो जाएगा ना तो उसको कहिएगा आप सीधे कि अब 1 किलो वाट हो गया। 1000 वाट हो जाएगा तो क्या कहिएगा? 1 किलो वाट हो गया। अरे 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 100 ग्राम। आके 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो सीधे आप कहेंगे कि अगर 1000 वाट हो गया तो हम क्या कहेंगे? अब 1 किलो वाट हो गया। और 1 किलो वाट हो गया ना तो इसी 1 किलो वाट को हम कहते हैं 1 यूनिट। अब समझ गए?
1 किलोवाट अगर हो गया तो कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया। ई तो हो गया थ्योरी, समझ गए ना। 1 जूल 1 वाट, 1 जूल कितना के बराबर होता है, 1 वाट के बराबर होता है। तो 100 जूल कितना के बराबर होगा, 100 वाट के बराबर होगा। इस तरह से हम कहेंगे कि 1000 जूल बराबर कितना, 1000 वाट, 1000 वाट। और 1000 वाट बराबर क्या है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता का बल्ब है, 100 वाट क्षमता का बल्ब है, 100 वाट लिखे ना यहाँ पर, 100 वाट क्षमता का बॉल है और ऐसा बॉल 5 गो जल रहा है। तो इसका मतलब जे कितना लग रहा है वाट कुल खपत, कितना बताएंगे, 500 वाट तो लग रहा है। अगर 100 वाट क्षमता का बल्ब 5 बल्ब जला दिए तो हम कितना खर्च किए, 500 वाट। और उस बल्ब को हमने कितना देर जलाया, 20 घंटा जला दिया, 20 घंटा जला दिया। अब बताइए क्या कर रहा था सवाल कि 100 वाट का बल्ब है, 500 वाट का बल्ब है, उसको 20 घंटा तक जलाएंगे। तब 20 घंटा तक जलाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 दूना 10 तो होगा ना। ई पर के 2 गो जीरो, ई पर का 1 जीरो, तो कितना हो गया, 3 गो जीरो का फिर बढ़ गया। तो अब जरा बताइए तो ये 1000 है कि 10,000 है, कितना है जी, 10,000 न है। 1000 में ना 1 किलोवाट हो जाता है, 1000 में हो जाता है 1 किलोवाट। तो 10,000 वाट में कितना हो जाएगा, 10 किलोवाट होगा ना। यहाँ पर 1000 वाट में ही 1 किलोवाट, तो 10,000 अगर वाट आया है तो इसका मतलब कितना हो गया, 10 किलोवाट। 10 किलोवाट हैं तो इसका मतलब क्या समझेंगे, 10 यूनिट। कितना बिजली बिल खर्च हो रहा है, 10 यूनिट, 10 यूनिट का खर्च कर रहा है। देखिए क्वेश्चन बड़ी आसान पूछता है, कहता है क्या कि एक 10 वाट का बल्ब, 10 वाट का बॉल, 10 बॉल, कितना बॉल है, 10 बॉल हैं, प्रतिदिन 10 घंटा जलता है। तो कितना यूनिट बिजली बिल खर्च हो रहा है। तो भाई जी 10 वाट का बल्ब है, 10 गो बॉल है, तो कितना हो गया जी, 100 वाट ना हो गया। अरे 10 वाट के 10 हो जाएंगे तो 100 वाट ना होगा जी, 100 वाट हो गया। और जलाए हैं कितना, 10 घंटा, 10 घंटा जला दिए भाई जी। तो अब बताइए कितना हो गया, 1000 वाट। कितना जला दिए जी, 1000 वाट आपने बिजली खर्च कर दिया। और 1000 वाट खर्च कर दिया तो कितना खर्च कर दिया, 1 केजी वाट, 1 केजी वाट खर्च किया। और 1 केजी वाट का मतलब क्या हो गया कि 1 यूनिट आपने बिजली खर्च कर दिया, 1 यूनिट बिजली खर्च किया। अब बताइए कि ऐसा सवाल आएगा तब भूलिएगा कभी, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बड़ी धांसू सवाल है, बड़ी अच्छा सवाल है और कहीं जाइएगा मत, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। हम एक बात कहेंगे ना आपसे कि लाइक मारिए चाहे मत मारिए, आपकी मर्जी, क्योंकि बार बार हम कहते कहते जो हम थेथर हो गए हैं। कहेंगे जब भाई जी आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो देखिएगा, नहीं कहेंगे तो नहीं देखिएगा, कहेंगे शेयर कीजिए तो शेयर कीजिएगा, मत कीजिए शेयर। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कहेंगे ना कि अगर आपको समझ में आ रहा हो ना तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ गया है। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो ना तो लिख दीजिएगा कि सर मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, हम समझ जाएंगे कहीं नहीं मज़ा आया, ठीक है ना। देखिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से अब देखिए, बोर्ड पर देखिए, तब तक हम इधर मिटा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, माने ज़्यादा ऊर्जा होती है। दे रहा है नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। चलिए जी छोड़िए, सवाल को बाद में बनाएंगे, पहले तो आप बताइए कि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और ट्रिक पढ़े होंगे ना जी, ट्रिक तो पढ़वे किए होंगे, क्या पढ़े होंगे, इंग्लिश में पढ़े होंगे विब्जियोर, विब्जियोर। देखिए विब्जियोर 7 रंग दिख रहा है ना, वायोलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही ना है। वायोलेट, वायोलेट का मतलब क्या हो गया जी, बैगनी, वायोलेट का मतलब क्या हो गया, बैगनी। इंडिको, इंडिको को कुछ लोग कहते हैं क्या जी, जामुनी,
फिर आपका देखिए अगला क्या है, ब्लू, ब्लू को क्या कहते हैं, नीला। उसके बाद है जी, जी को यानी ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। उसके बाद है वाई, येलो, येलो मीन्स पीला। उसके बाद है ओ, ओ से क्या हो गया ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। और उसके बाद क्या है रेड, रेड यानी हो गया लाल। यही ना पढ़े हैं। तो हम लोग इसको ट्रिक हिंदी में कैसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बैजानी पीनाला। क्या बोलते हैं, बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला। कहीं दिखिएगा ना किताब में यह लिखल होगा, यही लिखा होगा। लेकिन इतना जान लीजिए ना कि रेलवे कहता है कि ना ही, रेलवे में ये सब नहीं चलेगा, है जामुनी नहीं चलेगा। रेलवे जानते हैं क्या कहता है, रेलवे कहता है बैआनी पिनाला, बैआनी पिनाला, बैआनी पिनाला। तो आ यानी आसमानी, आसमानी, ये सही है। रेलवे में जाइएगा ना, रेलवे में जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसी पर आएगा, आसमानी पर। ही जामुनी फामुनी को नहीं मानता है वो, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, बैआनी ही पिनाला तो पढ़ गए। तो हम लोग जैसे देखिए क्या होता है, एक प्रिज्म से होकर जब हम सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं ना, तो ऐसे देखे होंगे, ऐसे सूर्य का प्रकाश यहाँ से गुजारे तो ये 7 रंग में क्या हो गया, विभक्त हो गया एक पर्दे पर, ठीक है ना, ऐसे हो गया। अब इसी का नाम देखिए, वै आ नी पी ना ला, बैआनी है पी नाला। देखिए यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा हो गया था, 7 एगो होता है, ठीक है ना, 7 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया तरीका, मतलब जो सूत्र का होता है फार्मूला मैंने ऐसे होता है, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और बाकी सब किताब में देखिएगा तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये हो गया। अब देख लीजिएगा ध्यान से, सूत्र एक लाइन में 44-45 तरह का क्वेश्चन एकदम खट से बनाइएगा, देखिएगा आप बनाइएगा, देखिएगा आप बनाइएगा, और लास्ट में इतना अभ्यस्त हो जाएगा ना कि आंख बंद कीजिएगा और कहेगा पूछो, क्या पूछता है पूछो। सामने वाला एकदम गदगद, किस ध्यान में आ गया। ऐसा ट्रिक बताएंगे जीवन में फिर कभी नहीं भूलिएगा। देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो ध्यान रखना एगो बात का, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। बाद बाकी, बाद बाकी सब घटता है। एकदम एक लाइन में फार्मूला याद करना, तरंग दैर्घ्य और चाल। चाल कभी नहीं पूछता है, चाल वाल मत याद करना, चाल कभी पूछता तो नहीं है, बस चाल को हम थोड़ा सा समझाएंगे ना दिमाग में तुरंत सेट कर जाएगा। बाकी इसको याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य। जब नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे कौन है, बैगनी न है, और ऊपर कौन है, लाल। तो नीचे से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, बढ़ेगा। अब बाकी सब घटेगा, सब घटेगा। अब बाकी सब मैंने समझ रहे हैं, बाकी सब किसको कहेंगे, देखिए बाकी सब मतलब, बाकी सब मतलब आवृत्ति, आवर्तकाल, विचलन, विक्षेपण, ऊर्जा, फलाना ठिकाना, चिलाना, सब सब घटेगा, सब घटेगा। एक लाइन में रखना है। नीचे से जब ऊपर जाएंगे क्या होगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, अब बाकी सब घटता है, सब घटता है, बाकी सब घटता है। अब बताइए कि अगर पूछ दे क्वेश्चन तो अब नहीं बता पाइएगा, आराम से बताइएगा। चाल वाला एगो आपको समझना है कि चाल वाला में क्या है, चाल, वेग, स्पीड। अच्छा देखिए एगो बात बताइए, छोड़िए वो सब बात, एक बात बताइए, चाल को हमको समझना है, किसका चाल सबसे अधिक होता है, चाहे किसका वेग सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन पूछ दे, आप लाल रंग का प्रयोग देखे हैं ना, खतरा के निशान में लाल रंग का प्रयोग होता है। काहे प्रयोग होता है,
क्योंकि वो खट से आपके आँख तक पहुँच जाएगा। इतना स्पीड भागता है ना कि पहले वही आँख तक पहुँचेगा, दिखाई दे देगा क्या आगे खतरा है। अब मालूम चला ना कि बैगनी जो है सबसे जो है पहले पहुँच गया तो क्या होगा। और सिंबल हम बना दिए कि लाल माने खतरा का निशानी। अब बैगनी पहले पहुँच गया तो बोले खतरा नहीं है, चल देंगे। आज जैसे जाएंगे ना तो आराम से उड़ जाएंगे। तो समझ लीजिएगा लाल को इसीलिए खतरा के निशान में यूज़ करते हैं क्योंकि यह सबसे स्पीड से चलकर हमारी आँखों तक पहुंच जाता है। तो किसका वेग अधिक होता है, अब भूलिएगा लाल का, यही से इसको खतरा में प्रयोग करते हैं कहिएगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य पर दिमाग बैठा लीजिएगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा और बाकी सब घटेगा। चलिए तो सवाल बनाइए। तो अब देखिए तो कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। उच्चतम ऊर्जा होती है, ऊर्जा की बात किया तो तरंग दैर्ध्य को अगर छोड़ दे तो बाकी सब किस में आ जाता है, इस सब में आता है। तरंग दैर्ध्य को छोड़िए बाकी सब क्या होता है, घटता है। तो ऊर्जा किस में है, बाकी सब वाला में ना है, तब बाकी सब क्या होता है, घटता है। किधर से किधर जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर। जैसे मान लेते हैं कि बैगनी का 10 ऊर्जा है, आसमानी का 9 ऊर्जा है, नीला का 8 है तो हरा का 7 है, पीला का 6 है, नारंगी का 5 है तो लाल का 4 है। नीचे से ऊपर गए तो ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि तरंगे दैर्ध्य केवल बढ़ता है बाकी सब घटता है। तो घट रहा है तो इसका मतलब कि नीचे वाला जो भी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा में होगा, ज़्यादा में होगा। ऊपर वाला क्या होगा, सबसे कम में होगा ऊर्जा। तो देखिए तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, नीला प्रकाश, नीला। चलिए ये नीला है, ये नीला है। अभी नहीं समझेंगे आंसर, पहले चारों को देख लेंगे। नीला और नीला के बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया है हरा। हरा तो हरा का ज़्यादा होगा जी, हरा का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा कम होगा। ऊर्जा किस में वाला है, बाकी सब घटता है वाला में है। तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा ना। तो ई तो होकबे नहीं करेगा, क्योंकि जब नीला है तो नीला के सापेक्ष हरा एकदम नहीं होगा। अब दे रहा है लाल, तो लाल तो और ही ऊपर ले गया, लाल ऊपर ले गया ना, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जाकर तो और घट गया ना। आई कह रहा है कि सबसे अधिक किस में होता है, तब पीला देखिए तो कहाँ है, पीला, पीला यहाँ पर है, पीला यहाँ पर है। अब बताइए कि नीला के ऊपर ना है तो सबसे नीचे कौन है, नीला है। सबसे नीचे कौन है, नीला है। तो जो नीचे वाला होगा उसी में ना अधिक होगा। देखिए ना यहाँ पर ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 4 है, तो किस में अधिक है, नीला वाला में। ऑप्शन के हिसाब से अगर नीला ना दे के दे दिया होता बैगनी, तब कौन होता, कहीं नीला भी देता बैगनी भी देता तब क्या करते, तो बैगनी खाते। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है, इस समझ में आ गया ना। तो अगला सवाल तो एकदम गर्दा की तरह उड़ा देंगे आप, पहले इसको उतार लीजिए, बड़ा काम करने वाला है। अगला सवाल इसी पर है, अब बहुत आसान है, एकदम आसान है। देखिए मिटा दे इधर, देखिए इधर मिटा दे रहे हैं, इधर मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल इतना ही दूर में बना दे रहे हैं, आप खुद बताइएगा। देखिए दे रहा है कि निम्न विकिरण में, विकिरण समझ रहे हैं ना, सूर्य का जो प्रकाश है ना उसका जो विकिरण होता है, तो उसमें देखिए क्या कर रहे हैं कि सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है। सेम सवाल उठा के रख दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रंग न देकर किरणों के बारे में दे दिया है। और किरणों के बारे में दिया है ना तो एकदम ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं इसको बैआनी पिनाला, उसी तरह से वो पढ़ लीजिएगा। विकिरण का जब मामला आएगा तो उसमें लिख दीजिएगा रामी भुक्सी, रामी भुक्सी। देख लीजिए इसमें भी 7 गो है, रामी भुक्सी, और यहाँ बैआनी पिनाला, रामी भुक्सी, रामी भुक्सी, रामी भुक्सी, रामी, रम, रामी मन रम, रम मन दारू, भक्सी, 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 झोंक दो उसको, बर्बाद कर दो उसको, बेकार है, दारू बेकार है। रम भक्सी, रामी भक्सी, रामी भक्सी, रामी भक्सी, रामी भक्सी। देखिए कैसे, र दिख रहा है ना, आर रेडियो वेव, क्या होगा इसका, रेडियो वेव। एम माइक्रोवेव, क्या होगा, माइक्रोवेव। आई इंफ्रारे, इंफ्रारे, ये नीचे वाला थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है ना, आप तो उतार ही लिए होंगे। इंफ्रारे वे, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। यू अल्ट्रा वायोलेट रे, अल्ट्रा वायोलेट रे।
पाराबैंगनी किरण सुने होंगे ना, एक्स रे। और वाई का हम क्या जानते हैं, गामा रे। नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए रेडियो तरंग, इसका नाम क्या हो गया, रेडियो तरंग। माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारे अवरक्त किरण, विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायोलेट रे, इसका मतलब क्या हो गया, अल्ट्रावायोलेट रे का मतलब हो गया पाराबैंगनी किरण। और यहाँ पर एक्सरे तो एक्सरे ही होता है, ये तो जानते ही हैं, टूटी फूटी हड्डियों के समय इसका इस्तेमाल होता है। और गामा रे का गामा रे ही लिख दिए। और देखिए जो ट्रिक इसमें पढ़े हैं ना, वही फार्मूला इसमें भी लागू होगा, यही फार्मूला लागू होगा। ये भी नीचे रहेगा। अब बताइए कि ये नीचे था, ये भी नीचे था, तो हम नीचे से जब ऊपर गए थे तो क्या हो रहा था, तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा था। नीचे से जब ऊपर गए थे तो तरंग दैर्घ्य क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और इसमें देखिए क्या होगा, ये होगा आवृत्ति, ये क्या होगा, आवृत्ति। आवृत्ति देखिए तो उल्टा ना है जी, बाकी सब घटता, आ तरंग दैर्घ्य बढ़ता। तो आवृत्ति बाकी सब वाला में ना है, तो घटता, आ तरंग दैर्घ्य इधर बढ़ता। तरंग दैर्घ्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है। तो अब देखिए इसका जो नियम लागू किए हैं ना, कि विकिरण वाला में यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। जैसे हम लोग शुरुआत वाला देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वै आनी पिनाला, तो इधर नीचे रखे, इसको ऊपर रखे, नीचे से ऊपर ले गए, तरंग दैर्घ्य बढ़ा। इसको भी हम नीचे रखे, इसको ऊपर रखे, तो नीचे से ऊपर यहाँ पर तरंग दैर्घ्य बढ़ना चाहिए ना, लेकिन इसमें ऊपर से नीचे ला दिए, ऊपर से नीचे लाए हैं। दिख रहा है कि नहीं, ऊपर से नीचे लाए हैं। ऊपर वाई, आइए देखिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका, आर का। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका, आर का। आवृत्ति सबसे अधिक किसका, गामा का। यही ना क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए तो क्या पूछा है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो तरंग दैर्घ्य का उल्टा ना होगा जी, क्योंकि ऊर्जा माने क्या, घटता है कब, जब तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। तरंग दैर्घ्य हमेशा बढ़ता है तो बाकी सब घटता है, यानी कि ऊर्जा भी घटता है। तो देखिए तो तरंग दैर्घ्य इधर बढ़ रहा है ना, इधर से इधर जा रहे हैं तब ना बढ़ रहा है। अरे इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है। तरंग दैर्घ्य जब बढ़ेगा ना तो ऊर्जा का होगा, घटेगा ना, ऊर्जा क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए आर का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, समझिएगा ध्यान से, आर का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। अरे इधर से हम इधर आ रहे हैं तो बढ़ते जा रहा है। आर का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, तो आर का ऊर्जा सबसे कम है। आर का ऊर्जा सबसे कम है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य का उल्टा। अरे देखिए ना, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, बाकी सब घटता है, तब बाकी ये सब वाला में ना ऊर्जा है। तो इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, आर की तरफ बढ़ते जा रहा है। वाई से ज़्यादा तरंग दैर्घ्य एक्स में, एक्स से अधिक तरंग दैर्घ्य यू में, यू से अधिक तरंग दैर्घ्य वी में, वी से अधिक तरंग दैर्घ्य आई में, आई से तरंग दैर्घ्य अधिक एम में, और सबसे अधिक आर में, तो जब सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य आर में, तो सबसे कम ऊर्जा किसमें, आर में। ना बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझा जाना चाहिए। क्योंकि जब तरंग दैर्घ्य का उल्टा है, तो तरंग दैर्घ्य जब ज़्यादा हो रहा है आर में, तो ऊर्जा सबसे कम आर में। अब पूछा है क्या, पूछा है कि सबसे अधिक ऊर्जा वाला बताइए, तो जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से मारेंगे। आर से अधिक एम में होगा, एम से अधिक आई में होगा, आई से अधिक वी में होगा, वी से अधिक यू में होगा, यू से अधिक एक्स में होगा, और वाई सबसे अधिक किस में होगा, वाई में होगा। देखिए तो क्या दे रहा है, दृश्य किरण, विजिबल। देखिए यहाँ पर आ गया विजिबल, ये वाला आ गया ना। अब उसके बाद क्या दे रहा है, एक्सरे। निश्चित है इधर भाग रहा है, भी से ज़्यादा ऊर्जा किस में होगा, एक्स वाला में होगा। आगे दे रहा है कि अल्ट्रावायोलेट एक्स से पीछे हैं, तो अभी भी ज़्यादा किस में है, एक्स वाला में है। और आगे दे रहा है इंफ्रारे, तो सबसे कम में लेकर गया। सबसे ज़्यादा जो दिया है उसमें कौन होगा,
x होगा। अब बताइए कि अगर x से भी ज़्यादा पूछे ऊर्जा किस में, तो क्या बताएंगे? गामा में। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसमें किस में होगा? x से। समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन दिया है कि खाने का नमक किससे बनता है? कि खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक किससे बनता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। खाने का नमक, खाने का नमक समझ रहे हैं ना? सोडियम क्लोराइड NaCl। खाने का नमक माने क्या हो गया? खाने का नमक, खाने का नमक मतलब NaCl। NaCl माने क्या? सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड आई जानते हैं कैसा होता है? उदासीन होता है। ये उदासीन लवण है, उदासीन लवण है, ये उदासीन लवण है। देखिए कैसे क्या होगा। अगर दिया उदासीन लवण कब बनेगा? जब मजबूत या प्रबल, मजबूत को ही प्रबल कहते हैं, मजबूत या इसी को नाम कहते हैं प्रबल। देखिए युवा नाम लिख दे रहे ताकि आप भूलिएगा नहीं। अब प्लस मजबूत या प्रबल, इधर भी कर दे रहे हैं मजबूत या प्रबल, ठीक है ना? अब देखिए, अब भरना के आगे मजबूत या प्रबल अम्ल आया मजबूत या प्रबल क्षार। और आप जानते हैं ना कि जब भी अम्ल और क्षार मिलता है तो क्या बनता है? लवण और पानी बनता है। तो अच्छी तरह जानते होंगे, तभी तो आप देखे होंगे ना, किसी को जब एसिडिटी अधिक हो जाती है तो उसको क्षार दे दिया जाता है। इनो पी लो, इनो पी लो, इनो पी लो। या घर में अगर इनो नहीं है ना तो खाने वाला सोडा होगा ना, खाने वाला सोडा भी क्या है? क्षारी है। तो जैसे ही आप अम्ल आपके पेट में उत्पन्न हो रहा है, एसिडिटी है, आपने क्षार ले लिया, इनो ले लिया, अभी क्या करेगा? दोनों जैसे मैच करेगा ना, क्या बना देगा? लवण बना देगा। और किस टाइप का लवण बनाएगा? क्योंकि मजबूत हैं दोनों, तो कैसा बनाएगा? उदासीन, क्योंकि इसका pH वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार, pH वैल्यू 7, दोनों उदासीन हो गया, उदासीन हो गया। अब देखिए, चूंकि दोनों एक जैसा है, अब आगे दे देगा कि मजबूत अम्ल। देखिए तो थोड़ा सा, मजबूत अम्ल इधर दे दिया है कमजोर क्षार, कमजोर क्षार। अब मुझे बताइए तो, आपको नहीं समझ में आएगा जी। अरे अम्ल मजबूत है तो ज़्यादा कौन है? अम्ल ना है, आई कमजोर क्षार है, तो ज़्यादा रिएक्शन कौन दिखाएगा? अम्ल ना दिखाएगा जी। अरे ये ज़्यादा स्ट्रांग है, ये कमज़ोर है, तो जो स्ट्रांग होगा वही ना दिखाएगा बरियारी। आके ये दिखाएंगे, ये दिखाएगा। तो किस टाइप का आ जाएगा? तो इसका मतलब कि अम्ल का गुण उसमें अधिक आएगा। ये मजबूत है तो अम्ल का गुण अधिक आएगा। लेकिन क्षार अम्ल जब मिलता है तो क्या बनता है? लवण बनता है। लेकिन किस टाइप का लवण बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। और आप अम्लीय लवण बना तो आप जानते हैं कि pH 7 से क्या हो जाएगा? 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। अब इसमें इतना दिक्कत है, 7 से कम होगा। अब मुझे बता दीजिए कि अगर कमज़ोर अम्ल हो, कमज़ोर क्या हो? अम्ल हो, मजबूत क्षार हो, ये बरियार पड़ेगा। अब कौन बरियार पड़ेगा बताइए तो? क्षार बरियार पड़ेगा ना। लेकिन अम्ल क्षार जब मिलेगा तो लवण बनेगा, लेकिन किस टाइप का? कौन मजबूत ज़्यादा हो रहा है? क्षार, तो क्षारीय लवण बनाएगा, क्षारीय लवण बनाएगा। और जब क्षारीय लवण बनाएगा तब pH 7 से क्या होगा? अधिक होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल में क्या दिया है? खाने का नमक, खाने का नमक माने NaCl। खाने का नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल से, मजबूत क्षार से, जिसका pH वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। और वही उदासीन लवण होगा। अरे नमक जो खाते हैं वो खट्टा लगता है क्या? नमक की तरह लगता है ना, नमक की तरह लगता है। आकि वो क्षारीय लगता है ना, क्षारीय लगता है, अनन्ना आपको अम्लीय लगता है, उदासीन लगता है। लवण है तो लवण की तरह लगता है, नमक नमक की तरह लगता है। लेकिन एक देखिएगा ना, आप देखे होंगे ये जो गोलगप्पा खाते हैं ना, गोलगप्पा पानी पूरी, तो वहाँ देखिएगा इमली का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं लोग। एक नमक आता है और नमक देखने में लगेगा, और खाइएगा ना एकदम खट्टा, अम्लीय लवण है वो, अम्लीय लवण है ना। लेकिन हम लोग जो खाने वाला खाते हैं कैसा है? उदासीन लवण है। तो उदासीन लवण किससे बनता है? मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार। ऑप्शन कितना होना चाहिए? बी। ऑप्शन होना चाहिए बी। अब मुझे बताइए कि अगला क्वेश्चन बताना पड़ेगा क्या? अगला क्वेश्चन बताना पड़ेगा, निम्नलिखित का मिलान करना है। देख लीजिए, मिलान करना है जी। कितना आसान है मिलान करने वाला क्वेश्चन।
तो आँख बंद करके आप लोग बनाते हुए आए हैं, यहाँ पर भी बना लीजिए। क्वेश्चन में दम नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए, लैक्टिक अम्ल के जमाव से ही चलते दूध फट जाता है, जानते हैं ना, लैक्टिक अम्ल के जमाव के चलते दूध फट जाता है। इसका मतलब कि दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है ना। और एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में होता है, सिरका। एसिटिक अम्ल किस में होता है, सिरका में होता है। गन्ना वगैरह के जूस जो होता है ना, उसी से सिरका तैयार होता है। सिरका का प्रयोग शराब वगैरह में किया जाता है। तो एसिटिक अम्ल सिरका, एसी, ऐसा याद रखिएगा, एसी का मजा देगा। एसिटिक अम्ल एसी का मजा आता है, एसी, ए से एसिटिक अम्ल, सी से सिरका। अब देखिए आगे क्या है, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल दिया है ना, तो साइट्रिक अम्ल किस में होता है, नींबू में होता है। साइट्रिक अम्ल किस में होता है, नींबू। अब दिया है ब्यूटाराइक अम्ल, ये भले ही नाम है ब्यूटाराइक अम्ल, लेकिन ये एकदम खट्टा टाइप का, बेकार टाइप का जो मक्खन होता है वही होगा, दुर्गंध युक्त। देखिए दिया है दुर्गंध युक्त, हो गया, मैच कर गया। यही तो मैच करना है भाई जी, इसमें कौन सा ज़्यादा परेशानी वाली बात है, तो एकदम ईजी क्वेश्चन था ना। बाकी देखिए, सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाता है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे रहा है कि सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाता है, गाजर की जड़ में। अब देखिए ना भाई जी, तो क्वेश्चन फंसाने वाला है ना, दिमाग में जाएगा कि विटामिन पूछ रहा है कि सबसे अधिक कौन सा विटामिन, ए, दे दिया है गाजर। अब गाजर कोई कहेगा कि विटामिन ए उसमें नहीं होता है, होता है ना जी, होता है। अरे नहीं कहते हैं कि आँख की रोशनी खराब हो रही, गाजर खाओ क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है। तो गाजर की जड़ में, अरे गाजर में होगा तो जड़ में नहीं होगा, होगा ही होगा। आगे जरा कि पका पपीता, अब बताइए कि इसमें विटामिन ए नहीं होगा, जम के होता है इसमें भी। पका हुआ टमाटर, देखिए तो भाई जी, टमाटर में भी विटामिन ए होता है, इसमें भी खूब होता है, विटामिन सी भी खूब होता है। अब दे रहा है एक पका हुआ आम, इसमें भी खूब होता है विटामिन ए। ये तो फंसा दिया ना क्वेश्चन, गाजर में भी होता है, पपीता में भी होता है, पका टमाटर में, पका आम में भी होता है। देखिए यहाँ पर सब पका ही गाजर लिख दिया है, जड़। गाजर क्या दिया है, जड़। तो गाजर में तो होता ही है, पका पपीता में होता है, पका टमाटर में, लेकिन सबको अगर देखिएगा ना तो सबसे ज़्यादा अब किस में हो जाएगा, अब गाजर हो जाएंगे पीछे, यहाँ पर गाजर हो जाएंगे पीछे। और सबसे अधिक अब देगा कौन, पका हुआ आम। विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक किस में हो जाएगा, पका हुआ आम में। ये रहा आज का साइंस का क्वेश्चन। अब बताए हैं ना आपसे कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना है, लाइक करिए चाहे मत करिए, शेयर करिए चाहे मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट करके बताइए कि जो चीज़ बताया गया वो समझ में आया ना। समझ में अगर आ गया तो समझिए कि ट्रेन का स्पीड बढ़ गया। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक विदा लेते हैं, धन्यवाद।